नमस्कार, टारगेट आरपीजी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे विशाल मैदान। दोस्तों, जितने भी उच्चावच हैं, दक्षिणी पठार हो, हिमालय हो, थार का मरुस्थल हो, पश्चिमी घाट हो, सब में सबसे बड़ा कौन सा है? विशाल मैदान। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विशाल मैदान है। इसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये सतलज नदी है, फिर गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य फैला हुआ है। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य फैला है, इसलिए इसे विशाल मैदान या सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसका आकार धनुषाकार है। वाराणसी से गंगा के डेल्टा तक इसका ढाल केवल 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। दोस्तों, यह इतना समतल है कि वाराणसी से लेकर पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र तक इसका ढाल केवल 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। विश्व का सबसे विस्तृत, उपजाऊ व घने आबाद मैदानों में से एक है। विस्तृत का मतलब फैला हुआ, उपजाऊ का मतलब कृषि योग्य, घने आबाद से मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाले मैदानों में से। भौगोलिक वर्गीकरण: भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये हिमालय है, ये हिमालय है दोस्तों। और हिमालय के सबसे जो तटपदीय है या पर्वतपदीय बोलते हैं जिसे दोस्तों, ये पर्वतपदीय कौन सी श्रेणी है? शिवालिक। कौन सी है दोस्तों? शिवालिक श्रेणी है, जो सबसे नीचे या सबसे दक्षिण में स्थित है हिमालय की। इसके ऊपर है उप हिमालय और सबसे ऊपर है महान हिमालय। जो शिवालिक श्रेणी है, उसके पर्वतपदीय क्षेत्र में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे बोलते हैं भाबर। भाबर कैसा है दोस्तों? जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। जहाँ नदी पहाड़ों से भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो दृष्टिगोचर हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो नदी क्या होती है, उन पत्थरों के नीचे से होकर निकल जाती है, इसलिए वहाँ नदी का पानी हमें दिखाई नहीं देता है। जब भाबर से नदी तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका जल पुनः दिखाई देने लगता है। और जो तराई क्षेत्र होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ वृक्ष होते हैं। और भाबर क्षेत्र में भी दोस्तों बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। जो भाबर क्षेत्र होता है उसमें भी वृक्ष पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में भी दोस्तों ये दलदली होता है। कैसा होता है? दलदली। ये दलदली होता है और अनउपजाऊ होता है दोस्तों, कृषि योग्य नहीं होता है ये। और यहाँ पर भी दोस्तों कुछ वृक्ष पाए जाते हैं और कुछ घास भी पाई जाती है यहाँ पे दोस्तों। तराई क्षेत्र के नीचे है दोस्तों, जब नदी प्रवेश करती है तो जो जहाँ तक नदी के बाढ़ का पानी जाता है उसे खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर। जहाँ तक नदी के बाढ़ का पानी जाता है उसे खादर बोलते हैं। और दोस्तों, यह मैदान उपजाऊ होते हैं, मतलब कृषि योग्य होते हैं, क्योंकि जो नदी है अपने साथ नई मिट्टी लेके आती है तो हर बार नई परत बनाती है। मतलब प्रतिवर्ष नई मिट्टी की परत बनती है। और कौन से क्षेत्र में? खादर क्षेत्र में। खादर क्षेत्र से ऊपर की ओर जहाँ तक नदी का पानी नहीं पहुंच पाता या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसे बोलते हैं बांगर। बांगर किसे बोलते हैं दोस्तों? खादर के ऊपर वाले पार्ट को, जहाँ पे छोटे छोटे कंकरीले पत्थर पाए जाते हैं, उसे अपन बांगर बोलते हैं। और खादर बोलते हैं जो नदी से सटा हुआ पार्ट है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है और प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नई मिट्टी की परत बनती है। दोस्तों, पुनः देख लेते हैं। जो हिमालय है उसके जस्ट नीचे वाला पर्वतपदीय क्षेत्र भाबर कहलाता है। भाबर के बाद जो क्षेत्र आता है उसे तराई बोलते हैं। तराई के बाद आने वाले क्षेत्र को खादर बोलते हैं। और खादर के साइड वाले क्षेत्र में जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है या कंकरीले पत्थर पाए जाते हैं, या कृषि के लिए अनुपजाऊ होता है, मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, उसे अपन बांगर बोलते हैं। इसे याद करने की ट्रिक है दोस्तों, जैसे भाभी तेरी कौस बहन कहाँ है। दोस्तों, ये से याद रख सकते हैं, भाभी तेरी खास बहन कहाँ है। भाभी से बाबर, तेरी से तराई, खास से खादर और बहन से बांगर। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने के एक अच्छा आइडिया है। हिमालय के नीचे है बाबर, उससे अपन भाभी को जोड़ेंगे। तराई से तेरी, खास से खादर और बहन से बांगर। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आया है। हिमालय के जस्ट नीचे का पार्ट है जो दक्षिण में स्थित है उसे शिवालिक है। शिवालिक से सटा हुआ जो मैदानी क्षेत्र उसे बाबर बोलते हैं, वो पथरीला है। वहाँ पानी, जो नदी का पानी है, दृष्टिगोचर हो जाता है। वो तराई क्षेत्र में पुनः दिखाई देता है, जो बाबर के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पे दोस्तों दलदलीय क्षेत्र है। तराई के नीचे खादर है, जहाँ तक नदियों का पानी पहुँचता है, और कृषि उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ प्रतिवर्ष नई परत बनती है मिट्टी की, वो खादर क्षेत्र कहलाता है। और जो पथरीला क्षेत्र है उसे अपन बांगर बोलते हैं दोस्तों।
भाबर शिवालिक के पर्वतपदीय क्षेत्र है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है दोस्तों। कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी लंबे जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तराई भाबर के दक्षिण का भाग है। भाबर का भूमिगत जल फिर से धरातल पर प्रकट हो जाता है। अनियमित जल प्रवाह के कारण दलदल पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश प्राचीन तलछल से निर्मित हुआ उच्च मैदान बांगर कहलाते हैं। नदियों का बाढ़ जल तक नहीं पहुंच पाता है। अनुपजाऊ या कम उपजाऊ होते हैं। खादर प्रदेश निचले मैदान जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई परत बनाता है। और उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में ये मैदान पाए जाते हैं। और दोस्तों ये कृषि के योग्य होते हैं, मतलब उपजाऊ होते हैं। कृषि करने योग्य मैदान है जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ क्या है, नई मिट्टी की परत बनाती है, जिससे खेती में काफी मदद मिलती है। अब है प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण में पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। पहला है दोस्तों पंजाब हरियाणा का मैदान। दो नदियों के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में दोआब बोलते हैं। जैसे दोस्तों ये यमुना नदी है और इधर गंगा नदी है। दोस्तों ये है यमुना और ये है गंगा नदी। तो इसके मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे ही अपन दोआब बोलते हैं। जो दो नदियों के मध्य का क्षेत्र होता है या मैदानी क्षेत्र होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, दोआब। और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होता है। 5 नदियों की भूमि को पंजाब बोलते हैं दोस्तों। जिसमें 5 दोआब पाए जाते हैं उसे अपन पंजाब बोलेंगे। जैसे ये सबसे ऊपर सिंधु नदी है, सिंधु के नीचे है झेलम, झेलम के नीचे है चिनाब, चिनाब के नीचे है रावी, रावी के नीचे है व्यास और व्यास के नीचे है दोस्तों सतलज। दोस्तों ये देख सकते हैं सबसे नीचे सतलज है। तो 5 दोआब हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब दोस्तों पहले देख लेते हैं बिस्त दोआब। बिस्त दोआब है व्यास और सतलज के मध्य। दोस्तों अपन अगर एक बार व्यास को व्यास पढ़े तो ब से क्या हो जाएगा बिस्त, और सत से क्या हो जाएगा स्त। मतलब व्यास को अपन व्यास पढ़ेंगे तो ब से भी हो जाएगा और सतलज से स्त हो जाएगा। तो बिस्त दोआब कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है सतलज और व्यास नदी के मध्य। अगर व्यास को व्यास पढ़ेंगे दोस्तों तो इससे आ जाएगा। बड़ी दोआब, बड़ी दोआब अपन इसे पुनः व्यास पढ़ेंगे तो व्यास से बा हो जाएगा और रावी से री हो जाएगा। तो बड़ी दोआब किसके मध्य स्थित है दोस्तों, रावी और व्यास नदियों के मध्य। रेचना दोआब दोस्तों, रेचना दोआब अगर रावी से र हो जाएगा और चिनाब से चना हो जाएगा दोस्तों। तो ये कहाँ स्थित है, यहाँ पे जहाँ ये चिनाब नदी है तो इसके मध्य स्थित है रेचना दोआब। ये है रेचना दोआब। इसके बाद है चाच दोआब दोस्तों। चाच दोआब चिनाब व झेलम के मध्य स्थित है। जो ये नदी है दोस्तों, ये झेलम है और झेलम और चिनाब के मध्य स्थित है चाच दोआब। यहाँ पे स्थित है चाच दोआब। यहाँ दोस्तों ची से चिनाब से च लिया गया है और झेलम से जह लिया गया है दोस्तों। और सबसे ऊपर है उत्तर की ओर सिंधु सागर दोआब, जो सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित है। दोस्तों एक बार यहाँ देख सकते हैं ये सतलज है और ये व्यास नदी है। इसके मध्य स्थित है बिस्त, ये है दोस्तों रावी, और व्यास के मध्य स्थित है दोस्तों बारी। रावी और चिनाब के मध्य है रेचना, झेलम और चिनाब के मध्य है चाच, और सिंधु नदी और झेलम के मध्य है सिंधु सागर दोआब। दूसरा है गंगा का मैदान। ये विशाल समतल एवं अत्यंत उपजाऊ मैदान है जो गंगा व उसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतब, केन, चंबल, सोन आदि द्वारा जमाई की गई उपजाऊ काम मिट्टी से बना है। इसका विस्तार अरावली श्रेणी के पूर्व से प्रारंभ होकर पश्चिमी बंगाल तक है। अर्थात ये पूर्वी राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार व पश्चिमी बंगाल में फैला है। इस मैदान का सामान्य ढाल पूर्व से तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। पूर्व से ढाल पूर्व से कैसा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व की। इस मैदान में खादर व बांगर भूमि मिलती है दोस्तों। खादर और बांगर भूमि कहाँ मिलती है दोस्तों, गंगा के मैदान में। क्योंकि अपन ने पढ़ा था जो पर्वतपदीय क्षेत्र होता है वहां पे बाबर होता है, उसके नीचे वाला क्षेत्र तराई होता है। और जो खादर और बांगर होते हैं वो जो नदी का क्षेत्र होता है दोस्तों उसके पास पाए जाते हैं। जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है वो खादर है, और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं जाता वो बांगर भूमि होती है। बूढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बूढ़ किसे बोलते हैं, बांगर प्रदेश के उच्च मैदानों के कुछ शुष्क भाग में पाए जाने वाले छोटे छोटे टीले। मतलब ऐसे टीले जो बिल्कुल बंजर होते हैं, जहाँ कुछ भी उपजाऊ नहीं होता है,
उसे बोलते हैं बूढ़। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बांगर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है बूढ़ कहाँ पाए जाते हैं, तो बांगर प्रदेश में। पुनः यहाँ पे दोस्तों एक बार देख लेते हैं, इस बांगर प्रदेश में यहाँ पे पाए जाते हैं बूढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बूढ़ कहाँ पाए जाते हैं? बांगड़ प्रदेश में, क्योंकि वो अनुपजाऊ होता है और वहाँ कहीं छोटे छोटे ऐसे टीले होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसे गंगा यमुना का दोआ बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है। जैसे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये यूपी है, तो जो इसका पूर्वी भाग है इसमें बोलते हैं दोस्तों इसे गंगा यमुना का दोहा। उत्तर मध्य के अंदर रोहेलखंड, मतलब जो मध्य का भाग है उसे बोलते हैं रोहेलखंड का मैदान, तथा उत्तरी पूर्वी में अवध का मैदान। जो उत्तर पूर्व क्या है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? अवध का मैदान। मतलब जो गंगा नदी का मैदान है उसे उत्तर प्रदेश में 3 नामों से जाना जाता है: गंगा यमुना दोआब, उत्तर मध्य भाग में रोहेलखंड का मैदान, तथा उत्तरी पूर्वी भाग को अवध का मैदान कहा जाता है। बिहार में गंगा नदी के दोनों ओर क्रमशः झारखंड का मैदान व बिहार का मैदान स्थित है। पश्चिमी बंगाल में हिमालय प्रदेश क्षेत्र से गंगा के डेल्टा तथा उत्तरी बंगाल का मैदान विस्तृत है। मतलब जो हिमालय के अंदर दोस्तों यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये ऐसा है भारत यहाँ से, ये पूर्वोत्तर भारत के बाद दोस्तों यहाँ से सिकुड़ा हुआ है, तो हिमालय का यहाँ तक हिमालय का विस्तार है। मतलब पश्चिमी बंगाल का जो उत्तरी भाग है वो हिमालय से सटा हुआ है, और वहीं से क्या है दोस्तों, उत्तरी बंगाल का मैदान स्टार्ट होता है। इसमें गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर्वतपदीय क्षेत्र को द्वार कहते हैं, जो दोस्तों सिक्किम के जस्ट नीचे है, जहाँ दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग किसका किस राज्य में स्थित है दोस्तों? दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में स्थित है, कि जहाँ बहुत सारे चाय के बागान हैं वो। और दोस्तों इसे द्वार बोलते हैं। द्वार कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग में, ये याद रख लीजिए। द्वार पाए जाते हैं दार्जिलिंग में, जहाँ चाय के बहुत सारे बागान हैं। और इसके साथ साथ असम में भी इसका कुछ हिस्सा है दोस्तों। जो हिमालय का जो द्वार का भाग है वो असम में भी स्थित है, जहाँ चाय के बागान पाए जाते हैं, उसे द्वार बोलते हैं। अब इसे याद भी रख सकते हैं, दार्जिलिंग में द्वार पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम राज्य में हिमालय व गारो पहाड़ियों के मध्य फैला हुआ एक संकरा एवं लंबा मैदान है, जो ब्रह्मपुत्र द्वारा जमी की गई काम मिट्टी से बना है। विस्तार इसका धूबरी से सदिया तक है। ब्रह्मपुत्र नदी के जल में मिट्टी की अधिकता के भाव के कारण थोड़ी सी रुकावट आने से ढेरों मिट्टी एकत्रित हो जाती है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी में द्वीप बहुत है। ब्रह्मपुत्र नदी में द्वीप सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी पहाड़ों से पाकर लाती है, जिससे वहाँ क्या है, रेत के टीले बन जाते हैं, जो द्वीप का रूप ले लेते हैं। चौथा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये अत्यंत समतल क्षेत्र है तथा समुद्र तल से बहुत कम ऊंचा है। मतलब जो समुद्र तल है उससे बहुत कम ऊंचा है। इस क्षेत्र में ज्वार का जल फैल जाता है, अतः यह भाग दलदली कहलाता है। मतलब जो क्रम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वह दलदली क्षेत्र है दोस्तों। ये इस प्रकार पार्थिव प्रायद्वीप है, और यहाँ पे पश्चिमी बंगाल है दोस्तों, जो इस प्रकार है, विस्तृत है। और इसके ऊपर वाला भाग कौन सा है दोस्तों? भारत का। जो ये यहाँ पे दोस्तों ये आ रही है ब्रह्मपुत्र, और इधर से आ रही है गंगा, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है, और जहाँ सुंदरवन पाए जाते हैं। और ये कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र। दोस्तों पहला है चर, जहाँ ज्वारी जल की डूब में न आने वाली उच्च भूमि। मतलब दलदलीय तो है, लेकिन जो समुद्र से दोस्तों ज्वार भाटा आता है, जहाँ तक जल जाता है उसको छोड़कर शेष जो बची हुई भूमि है उसे चर बोलते हैं। चर कौन सी है दोस्तों? जहाँ ज्वारी जल नहीं पहुंच पाता है, या ज्वारी जल की डूब में न आने वाली उच्च भूमि को चर बोलते हैं। बिल व निम्न भूमि, जहाँ जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिलता है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है। जो जूट को धोने के लिए जो जल प्राप्त होता है दोस्तों, उसे अपन बिल कहते हैं। विशाल मैदान का महत्व है। ये मैदान कांप मिट्टी से बना है, अतः अत्यंत उपजाऊ है। प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा मिट्टी की नई परत बिछ जाने से मिट्टी की उर्वरता का प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण होता रहता है। इस मैदानों में नदी का जाल सा बिछा है। इनके पानी का उपयोग सिंचाई, जल संसाधन, जल विद्युत उत्पादन तथा उद्योगों में किया जाता है। ये मैदान इन मैदानों में नदियों का जाल सा बिछा है। इनके पानी का उपयोग सिंचाई, जल परिवहन, जल विद्युत उत्पादन तथा उद्योगों में किया जाता है। यह मैदान पूर्वी भाग में गन्ना, चाय व चावल तथा पश्चिमी भाग में गेहूं, कपास आदि के लिए बहुत उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिमी भाग में दोस्तों कौन कौन आते हैं? पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी,
ये सभी पश्चिमी आते हैं। और पूर्वी भाग में कौन आते हैं दोस्तों? पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य आते हैं दोस्तों जहाँ गन्ना, चाय और चावल की खेती की जाती है। यहाँ देश की लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है गंगा के मैदान में। समतल होने के कारण ये सभी प्रकार के आवागमन के साधनों का एक सघन जाल है दोस्तों। अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। धन्यवाद।